हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज बारी है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक की, एक्सरसाइज सिलेक्शन की, यानी आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए मसल ग्रोथ के लिए। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर ले, और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है मेरी ट्रेनिंग बेसिक्स की, जिसमें मैंने आपकी गोल जो जिससे एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बताया है, अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले वो देख ले, क्योंकि उन्हीं पे बेस होके ये मैं आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन बता रहा हूँ। कि जैसे कि मैंने इंटेंसिटी और रैप रेंज, यानी आपको कितना वेट और रैप रेंज करनी चाहिए, उसमें बताया था कंपाउंड एक्सरसाइज में आपको हैवी वेट रखना चाहिए और कम रैप्स, और आइसोलेशन एक्सरसाइज में ज़्यादा रैप्स और मॉडरेट वेट आपको रखना चाहिए, और आपको कितना वर्क करना है, और ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। अब बारी है एक्सरसाइज की कि आप कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे। और प्रोग्रेस के बारे में भी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के आखिर में। पहले मैं एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उस तरीके से आपको उसके बारे में और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज सिलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी भरी पड़ी है वीडियो कि बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए ये एक्सरसाइज कीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए। तो सबसे पहले अगर आपको ग्रोथ करनी है तो सबसे पहले तो आप अपने ट्रेनिंग, अपने ओवरऑल ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए, बजाय कि सिर्फ एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं आप, कि आप कितनी वॉल्यूम परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए ये बेस, ये नीचे है एक्सरसाइज सिलेक्शन से ये चीज़ें, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अपने अपने वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए कि आप कितना वर्क कर रहे हैं उस मसल ग्रुप के लिए। आप ज़्यादा तो नहीं कर रहे, आप कितने एफर्ट कितना है आपका उसमें, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपने न्यूट्रिशन पे आप पूरे अच्छे तरीके से सो रहे हैं या नहीं सो रहे, न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, बजाय कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नई नई एक्सरसाइज ढूंढ के लाते हैं कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तो इतना मैटर नहीं करती जितना कि लोगों ने इतना कर रखा है। मैटर ज़रूर करती हैं, पर इतना मैटर नहीं करती जितना कि लोग बताते हैं, जितना कि भरी पड़ी है यूट्यूब पे वीडियो और इंस्टा पे भी नई नई एक्सरसाइज लाते हैं कि ये एक्सरसाइज कीजिए, इससे ऐसे हो जाएगा। पहले अपनी ओवरऑल ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए, जो उसका बेस है उस पर, फिर एक्सरसाइज सिलेक्शन पे आएंगे। तो एक्सरसाइज सिलेक्शन की सबसे पहले बात करें तो मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना बताने की। आपके क्वेश्चन ज़रूर ही कुछ रह जाएंगे, इतना बड़ा टॉपिक है एक्सरसाइज सिलेक्शन। पर उससे पहले कि एक काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है चेस्ट ग्रोथ के लिए, या बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है बाइसेप्स ग्रोथ के लिए। तो कोई भी बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है, मैं नहीं बता सकता बिना किसी कंटेक्स्ट के। मुझे आपके बारे में नहीं पता, क्या पता आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत ही ना हो, क्या पता आप बिगिनर हो और आप सिर्फ अपनी बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें आपको बाइसेप्स को इनफ स्टिमुलस मिल जाए। क्या पता आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े आपके एथलेटिक बैकग्राउंड की तरफ से, और इतने सारी चीज़ें डिपेंड हो सकती हैं। मुझे उसके बारे में नहीं पता। क्या पता आपको एक्सरसाइज में आपकी प्रॉब्लम ही ना हो, क्या पता आप ट्रेनिंग वॉल्यूम ज़्यादा कर रहे हो, क्या पता आपका एफर्ट पूरा ना हो, क्या पता आपकी कैसी फॉर्म हो, क्या पता आप अपने स्लीप पे ध्यान ना दे रहे हो, अपनी रिकवरी पे ध्यान ना दे रहे, अपने न्यूट्रिशन पे, इसलिए आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इससे कोई भी बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है। और क्या पता एक्सरसाइज का मेन चक्कर है भी नहीं आपके जिस वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या पता उसका रीजन और कुछ है जिस वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। कोई भी बेस्ट एक्सरसाइज नहीं होती कि चेस्ट ग्रोथ के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है, ये ही करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका मेन गोल मसल ग्रोथ है तो आपका मेन काम है उस मसल में टेंशन क्रिएट करना, और वो आप काफ़ी सारी एक्सरसाइजें कर सकते हैं। मसल ग्रोथ के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि आपको करनी ही होगी, क्योंकि आपका काम है मसल को ट्रेन करना, और आप किसी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से आपका प्रोग्राम होना चाहिए। मैं एक्सरसाइज नहीं बताने वाला कि आपको यही एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, और उसमें आपको कौन सी होनी चाहिए उसमें एक्सरसाइज। मैं ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं बताऊँगा कि यही होनी चाहिए, वो आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करेगा आपको ज़रूरत है भी या नहीं। पर मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊँगा, एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में क्या है वो। तो बेस्ट एक्सरसाइज कोई भी नहीं होती। एक अगला चीज़ हमारे पास आती है गुड या बैड एक्सरसाइज, कि ये अच्छी एक्सरसाइज है, बुरी एक्सरसाइज है। तो बिना इंटेंट के और या बिना रीज़न के कोई भी की गई एक्सरसाइज एक बैड एक्सरसाइज है, बस सिंपल यही है। और एक्सरसाइज गुड या बैड नहीं है, आपके गोल्स हैं, आपको उन्हें रीच करना है। उसे रीच करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, वो एक्सरसाइज इस्तेमाल कीजिए जो आपके गोल्स तक आपको सबसे एफिशिएंटली आपको पहुंचाए। बस सिंपल यही काम है। आपके गोल्स हैं और एक्सरसाइज करके आप उस तक पहुंचेंगे, तो आपको वो एक्सरसाइज चूज करनी चाहिए जिससे आप सबसे एफिशिएंटली उस गोल तक पहुंचेंगे।
तो एक्सरसाइज गुड या बैड या बिगिनर एक्सरसाइज, एडवांस एक्सरसाइज, इन्हें एक्सरसाइजेज को ऐसे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ इसमें पार्ट में क्या कहते हैं ऐसे डिवाइड करना छोड़ दो, ऐसा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि बता, आपके गोल्स हैं, एक्सरसाइज आपके टूल्स हैं, आप उन्हें करके अपने गोल्स तक रीच करेंगे। और आपको सबसे एफिशिएंट एक्सरसाइज जो आपके गोल्स के लिए आपको वो करनी चाहिए, यानी आपका रीज़न होना चाहिए एक्सरसाइज के पीछे। अगर आप किसी कोई भी एक्सरसाइज बिना रीज़न के कर रहे हैं, बिना इंटेंट के, बिना किसी फोकस के, तो आपके लिए वो एक बैड एक्सरसाइज है। जैसे कहते हैं बिहाइंड द नेक प्रेस आपको नहीं करनी चाहिए। तो ज़रूर कि आपका किसी की मोबिलिटी, शोल्डर मोबिलिटी कम है या उसे शोल्डर ग्रोथ के लिए बिहाइंड द नेक प्रेस कर रहा है और उसकी मोबिलिटी भी कम है, तो ज़रूर उसके लिए एक ख़राब एक्सरसाइज, उसकी पहले मोबिलिटी भी कम है और शोल्डर ग्रोथ के लिए इतनी अच्छी एक्सरसाइज है भी नहीं बिहाइंड द नेक प्रेस। पर अगर एक ओलंपिक लिफ्टर कर रहा है अपनी मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए या और किसी गोल्स के लिए, तो वो एक्सरसाइज उसके लिए अच्छी एक्सरसाइज है, सेम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज गुड या बैड नहीं होती, वो आपके गोल्स पे डिपेंड करता है कि आपके क्या गोल्स हैं और आपका उस एक्सरसाइज से क्या पाना चाहते हैं। तो इसलिए रीज़न होना चाहिए आपकी एक्सरसाइज के पीछे, कि आप इंटेंट होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं वो एक्सरसाइज, उसका क्या रीज़न है। ओके, तो ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी कि बेस्ट एक्सरसाइज कोई नहीं होती। आप मसल ग्रोथ के लिए तो खासकर आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके स्ट्रेंथ गोल है तो स्ट्रेंथ स्पेसिफिक होता है टास्क के, कि आपका मेन गोल है कि आप डेडलिफ्ट में अच्छे हैं तो आपको डेडलिफ्ट करनी ही होगी, अगर आपका स्ट्रेंथ गोल है। पर अगर आपका मसल ग्रोथ गोल है तो कोई भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड या बैड एक्सरसाइज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। एफिशिएंट एक्सरसाइज और इनएफिशिएंट तरीके से आपको एक्सरसाइज को डिवाइड करना चाहिए कि आपके गोल्स के लिए क्या ज़्यादा एफिशिएंट है और क्या कम इनएफिशिएंट है, उस तरीके से आपको डिवाइड करना चाहिए, बजाय गुड या बैड या बिगिनर या एडवांस एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज सिलेक्शन में आता है कि फ्री वेट्स या मशीन, कि फ्री वेट्स बढ़िया या मशीन बढ़िया है। तो दोनों चीज़ों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों चीज़ों के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। मशीन्स काफ़ी ज़्यादा आपको जिम में ही करनी पड़ेंगी, क्या कहते हैं, अगर आप होम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो इतनी सारी मशीन्स आप क्या पता इतने रिच ना हो कि आपका पूरा होम जिम हो, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। और एक मशीन्स पे आप लगभग एक ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, बजाय कि अगर केबल सेटअप है तो। फ्री वेट्स आप एक मोस्ट कॉमन फ्री वेट्स के लिए कहा जाता है कि एथलेटिसिज्म बढ़ाने में मदद करते हैं, और सिर्फ एक बारबल से और फ्री वेट से और कुछ डंबल से आप काफ़ी सारी अपना पूरा वर्कआउट कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स है इसका, एथलेटिसिज्म बढ़ाने में मदद करते हैं, ऐसा कहा जाता है, पर जो कि बिल्कुल कहना सही नहीं होगा। और दोनों चीज़ों के ड्रॉबैक्स है, जैसे कि बताया कि मसल ग्रोथ के लिए आपका मेन गोल एक्सरसाइज नहीं डिपेंड करती कि आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर ही करनी पड़ेगी, वो आप किसी भी एक्सरसाइज से अपने मसल को ट्रेन कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के अपने ड्रॉबैक्स है, बेनिफिट्स है, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि बताइए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपके पास क्या अवेलेबल है, आपके किस चीज़ में इंजॉयमेंट करते हैं। मैं हूँ, मुझे फ्री वेट्स करने में काफ़ी मज़ा आता है कि मैं फ्री वेट्स के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ अपनी ट्रेनिंग को, बजाय कि मशीन्स के साथ। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंजॉयमेंट फील कर रहे हैं, आपके पास अवेलेबल है भी या नहीं वो चीज़, आप किस चीज़ में ज़्यादा सस्टेनेबल रह पा रहे हैं। दोनों चीज़ों के फायदे हैं, उनके ड्रॉबैक्स हैं। कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं कह सकते, वो आप पे डिपेंड करेगा आपके लिए क्या सुपीरियर है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आता है फ्री वेट्स मशीन, तो वो आप पे डिपेंड करेगा आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और कोई भी इनमें से दोनों के फायदे हैं, नुकसान है, कोई भी सुपीरियर नहीं है। तो जैसा कि अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो आपको पता था कि आपको कितना वर्क करना है, तो मैंने बताया था 10 से 20 सेट्स एक मसल ग्रुप के लिए होने चाहिए। तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपको 12 सेट्स करने हैं एक इंडिविजुअल को अपनी चेस्ट ग्रोथ के लिए, तो आपने किस तरीके से एक्सरसाइज डिवाइड करेगा। और ध्यान रखिए कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आपका एफर्ट पूरा होना चाहिए, चाहे आप कोई भी स्पेशल एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने बताई हो, अगर आपका उसमें एफर्ट नहीं है, आप इंटेंट के साथ, फोकस के साथ नहीं कर रहे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। आपके एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं है, वो आप में दिक्कत है, अगर आप अपना एफर्ट पूरा नहीं लगा रहे हैं तो उसमें। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कंपाउंड एक्सरसाइज और आइसोलेशन एक्सरसाइज। इनमें क्या फर्क होता है? कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती है जिनमें आप ज़्यादा मसल इस्तेमाल करते हैं, अपना ज़्यादा मस्कुलेचर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, पुलअप्स, डिप्स, पुशअप्स, जिसमें आप दो से ज़्यादा मसल्स आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और आइसोलेशन एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आप अपना कम मस्कुलेचर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप एक या दो मसल्स ही इस्तेमाल करते हैं उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम। कंपाउंड मूवमेंट्स आपके फटीग ज़्यादा करती हैं, क्योंकि काफ़ी आप इनमें ज़्यादा हैवी वेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग जितनी भी कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं ज़्यादा वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा फटीग भी करती हैं। और आइसोलेशन एक्सरसाइज
जो भी आपके लैकिंग मसल ग्रुप्स रह जाते हैं, यानी जिसमें आप कंपाउंड मूवमेंट्स में आप सभी मसल्स को ट्रेन नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, तो उनके लिए जो रह जाती हैं उन मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए उसके पास आती है हमारे पास आइसोलेशन एक्सरसाइजेज। तो कंपाउंड मूवमेंट से आपका बेस होना चाहिए आपकी ट्रेनिंग का। कंपाउंड मूवमेंट्स में आपका मेन गोल होना चाहिए कि आप टाइम के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसमें वेट बढ़ा रहे हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड कर रहे हैं। इन कंपाउंड मूवमेंट से आपका बेस होना चाहिए ट्रेनिंग का। अगर आप अपनी बाइसेप ग्रोथ के लिए 10 सेट्स चिनअप्स के कर रहे हैं या फिर 10 सेट्स सिर्फ डंबल बाइसेप कर्ल के कर रहे हैं, तो ज़रूर ही जो ग्रुप चिनअप्स करेगा उसके ज़्यादा बाइसेप्स ग्रोथ होगी, बजाय कि वो इतनी मेन कंपाउंड बाइसेप्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि वो कंपाउंड एक्सरसाइज जो आपका ज़्यादा मस्कुलेचर इस्तेमाल कर रही है। कंपाउंड मूवमेंट्स आपकी टाइम और आपकी एनर्जी को ज़्यादा आपका बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। आपके जो आप टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं उसका जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है कंपाउंड मूवमेंट्स में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी कंपाउंड मूवमेंट्स क्यों नहीं करते, क्योंकि सभी आप कंपाउंड मूवमेंट्स करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फटीगिंग होगी, और जो लैकिंग मसल ग्रुप्स, जैसे मैंने बताया सेकेंडरी मसल्स ग्रुप्स, आप उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं कर पाते। तो दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए एक जनरल रिकमेंडेशन है, सिर्फ जनरल रिकमेंडेशन आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या तो आपको ज़्यादा चाहिए, क्या तो आपको कम चाहिए। तो कंपाउंड मूवमेंट्स आपको इसके 3 से 5 सेट्स करने चाहिए कंपाउंड एक्सरसाइजेज के। एक जनरल रिकमेंडेशन है जैसा कि बताया, और 2 से 3 एक्सरसाइज होनी चाहिए आपके प्रोग्राम में। क्या पता आपको सिर्फ 8 सेट्स चाहिए हो अपने बैक ग्रोथ के लिए, तो क्या पता सिर्फ आप एक ही एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज में ही आपके 3-3 आप कर लें, और 2 एक्सरसाइज आपने आइसोलेशन एक्सरसाइज की ऐड कर ले अपने बैक के लिए। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। एक जनरल रिकमेंडेशन है कि आप इसके 3 से 5 सेट्स कर रहे हैं कंपाउंड एक्सरसाइज के, जो भी आप कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, और 2 से 3 एक्सरसाइज हों आपके प्रोग्राम में। और आइसोलेशन एक्सरसाइज के लिए कि 2 से 4 सेट्स कर रहे हैं आप, और वो 2 से 4 एक्सरसाइज हों आपके उस प्रोग्राम में एक मसल ग्रुप के लिए आइसोलेशन एक्सरसाइज। तो अब जो मेन मसल ग्रुप आते हैं जो कंपाउंड मूवमेंट्स में काम करते हैं, और आप उन्हें किस मूवमेंट पैटर्न में ट्रेन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको मसल ग्रुप कोई मेन एक्सरसाइज नहीं बता सकता कि ये बेस्ट एक्सरसाइज ये करनी चाहिए। मैं आपको मूवमेंट पैटर्न बताऊंगा कि इस मूवमेंट की, अगर आपको अपनी चेस्ट की जो मेन कंपाउंड मूवमेंट है वो किस मूवमेंट पैटर्न में होनी चाहिए। तो चेस्ट के लिए हमारे पास आता है कि हॉरिजॉन्टल पुश, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का पता होगा। वर्टिकल यानी सीधा, हॉरिजॉन्टल यानी लेटरल। वर्टिकल यानी ऐसे पुश, हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे। तो जिस मूवमेंट में आपकी चेस्ट मेन काम करती है वो है हॉरिजॉन्टल पुश। तो वो एक एक्सरसाइज, उसकी 2 एक्सरसाइज बल्कि 2 से 3 एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट्स होनी चाहिए आपके प्रोग्राम में, जिसमें आ सकती है आपकी बेंच प्रेस, आपकी डंबल प्रेस, इसके वेरिएशन इंक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो मैं इस तरीके से आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि आपको उस मसल ग्रोथ के लिए आपके कौन से मूवमेंट पैटर्न में मेन कंपाउंड एक्सरसाइज होनी चाहिए उस मसल ग्रोथ की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो जैसा कि अगर आपके 12 सेट्स करने हैं आपको, तो आपके 2 से 3 एक्सरसाइज आपने 2 एक्सरसाइज आपने 4-4 सेट्स की चेस्ट की ग्रोथ के लिए 2 एक्सरसाइज 4-4 सेट्स, एक बेंच प्रेस, एक इंक्लाइन बेंच प्रेस, तो जिसके 8 सेट्स हो गए। और बाकी के 4 सेट्स आपने एक आइसोलेशन एक्सरसाइज ऐड कर दी चेस्ट के लिए। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। तो चेस्ट के लिए मेन जिस मूवमेंट पैटर्न में आप ट्रेन करते हैं चेस्ट को, उसकी जो होना चाहिए आपके प्रोग्राम में, अगर आपको चेस्ट की ग्रोथ चाहिए तो वो एक हॉरिजॉन्टल पुश की एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें बेंच प्रेस आ सकती है, डंबल प्रेस आ सकती है, और ये वेरिएशन इसके आ सकते हैं। और लेग्स के लिए तो आपके क्वाड्स और ग्लूट्स के लिए मेन मूवमेंट पैटर्न आता है स्क्वाट। जब आप स्क्वाट करते हैं अपना, तब आपके क्वाड्स और ग्लूट्स काम करते हैं। अगर फुल डेप्थ में जा रहे हैं तो ग्लूट्स और ज़्यादा काम करते हैं, बजाय कि जब हाफ स्क्वाट करेंगे। तो इसके यूनिलैटरल और बायलैटरल वर्जन, यानी सिंपल जिसमें आप लंजेस कर रहे हैं वो यूनिलैटरल, सिर्फ एक लेग को ट्रेन कर रहे हैं स्क्वाट पैटर्न में, या फिर आप जिसमें दोनों लेग को कर रहे हैं, जैसे सिंपल स्क्वाट्स, हैक स्क्वाट्स, पेंडुलम स्क्वाट्स, अगर आपके पास मशीन है तो वो होने चाहिए। अपनी हैमस्ट्रिंग की ग्रोथ के लिए, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए, तो उसके लिए जो मेन मूवमेंट पैटर्न है वो है डेड लिफ्ट, यानी हिप हिंज पैटर्न में आप अपनी मेन हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को ट्रेन करते हैं। तो इसके वेरिएशन वो हो सकते हैं सिंपल डेड लिफ्ट, RDL, रोमेनियन डेड लिफ्ट, SLDL यानी सिंगल लेग डेड लिफ्ट, या फिर स्ट्रेट लेग डेड लिफ्ट,
तो ये आपके वेरिएशन होने चाहिए। हैमस्ट्रिंग की ग्रोथ करनी है तो ये डेडलिफ्ट का एक ऐसा वेरिएशन आपके प्रोग्राम में होना चाहिए। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। मैंने ये बताया कि एक मेन कौन सा मूवमेंट पैटर्न होना चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, अब वो मुझे नहीं पता कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सा मूवमेंट पैटर्न में होना चाहिए। अगर आप अपने ग्लूट्स की ग्रोथ चाहते हैं और ज़्यादा, तो हिप थ्रस्ट, अगर आपको एक्सरसाइज का पता तो सर्च कर लीजिए, अगर नहीं पता तो सर्च कर लीजिए। हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज एक ग्लूट्स की कंपाउंड मूवमेंट होनी चाहिए। अपनी बैक की ग्रोथ के लिए कौन से मूवमेंट पैटर्न होना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक वर्टिकल पुल, जिसमें आप वर्टिकली अपनी बॉडी को पुल कर रहे हैं या वेट को पुल कर रहे हैं, जिसमें आता है पुलअप्स, लेट पुल डाउन, ऐसी एक्सरसाइजें। और हॉरिजॉन्टल पुल जिसमें आप कर रहे हैं वो है बेंड ओवर रोज, चेस्ट बारबल चेस्ट सपोर्टेड रोज, मशीन के साथ चेस्ट सपोर्टेड रोज, ऐसे वेरिएशन जिसमें आप अपनी बॉडी के हॉरिजॉन्टली वेट को पुल कर रहे हैं, या मशीन रोज और ऐसे वेरिएशन। तो ये आपके, अगर आपको बैक की ग्रोथ करनी है तो इन मूवमेंट पैटर्न के एक्सरसाइजेज, मेन एक्सरसाइज आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल पुल में जैसे कि बताया कि आ सकते हैं मशीन रोज, बेंड ओवर रोज, बारबेल और चेस्ट सपोर्टेड रोज, ये एक्सरसाइज है। और वर्टिकल पुल के लिए आ सकते हैं आपके पुलअप्स, लैट पुल डाउन, ये एक्सरसाइज है। और आपकी शोल्डर ग्रोथ के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, शोल्डर के लिए मेन एक्सरसाइज आती है आपका वर्टिकल पुश, जिसमें आप वेट को ऊपर पुश कर रहे हैं, जिसमें आती है आपके ओवरहेड प्रेस, बारबल ओवरहेड प्रेस, डंबल ओवरहेड प्रेस, और इसके ऐसे वेरिएशन, या फिर स्मिथ मशीन पे थोड़ा इंक्लाइन बेंच करके, स्मिथ मशीन पे इंक्लाइन ओवरहेड प्रेस। तो इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको अगर चेस्ट की ग्रोथ करनी है तो हॉरिजॉन्टल पुश का आपके कंपाउंड मूवमेंट्स होनी चाहिए आपके प्रोग्राम में, 2 से 3, या फिर आपको जितना भी वर्क आपको करना है 12 सेट्स करने हैं। इसलिए मैं नहीं बता सकता कि आपको ये मेन एक्सरसाइज है, मैं आपको प्रिंसिपल्स बता सकता हूँ जो कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आप समझ रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल पुश होना चाहिए अगर आपके चेस्ट की ग्रोथ चाहिए, तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना वर्क करना है। क्या पता आपको एक बिगिनर है, आपको सिर्फ 8 सेट्स चाहिए हो तो सिर्फ 2 एक्सरसाइज में आपको हो जाएंगे, और क्या पता आप थोड़े एडवांस हो, उस 8 सेट से आपके वर्क ना हो, आपका एथलेटिक बैकग्राउंड, तो क्या पता आपको 12 सेट्स चाहिए हो, तो आपको एक एक्सरसाइज और ऐड करनी पड़ेगी। तो इसलिए पर जो मेन मूवमेंट होनी चाहिए वो है एक हॉरिजॉन्टल पुश का वेरिएशन। अब ये आ गई आपकी मेन मसल ग्रुप्स, जिसमें आप जो भी आप कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं, जैसे जो भी आगे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, तो ये आपके ये चेस्ट लेग्स में क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, बैक, शोल्डर, ये मेन मूवमेंट, ये मेन मसल ग्रुप काम करते हैं मोस्टली जितने भी आप कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं। पर इन जो सेकेंडरी मसल ग्रुप्स रह गई वो इन मूवमेंट में, कंपाउंड मूवमेंट्स में अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं हो पाते, तो इसलिए उनके लिए हम करते हैं आइसोलेशन एक्सरसाइज। क्योंकि अगर आप ज़रूरी जब भी आप बैक की एक्सरसाइज करते हैं आपकी बाइसेप्स भी ट्रेन होती है, पर आप उसे अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं कर पाते। अब ऐसा थोड़ी कोई कहता है कि आपको अपनी बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए अपने ज़्यादा आपको बैक की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा बैक की एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा फटीग करेंगे। तो इसलिए, और अगर आपने मेरी वॉल्यूम वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि सेकेंडरी मसल्स ग्रुप काम ज़रूर करते हैं इन मूवमेंट में जब भी आप इन्हें ट्रेन करते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज के साथ, पर काम ज़रूर करते हैं, पर इतना इनफ स्टिमुलस नहीं होता। तो इसलिए अगर आप 4 सेट्स बैक के कर रहे हैं तो आपके उसके हाफ सेट्स यानी 2 सेट्स बाइसेप्स के गिनने चाहिए, क्योंकि उसने काम ज़रूर किया है, तो उसके हाफ सेट्स आपको बाइसेप्स के करने चाहिए। तो आइसोलेशन एक्सरसाइज में जो सेकेंडरी मसल ग्रुप आते हैं उसमें बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए कौन सी मेन मूवमेंट है, कर्ल्स, यानी इसमें आप अपनी फ्लेक्स कर रहे हैं एल्बो को, इसमें आप कर्ल्स करें, कर्ल्स फॉर द गर्ल्स सुना होगा आपने। तो बाइसेप्स की मेन मूवमेंट जो आती है उसकी ग्रोथ के लिए वो है कर्ल्स, और इसके इतने सारे वेरिएशन है और मुझे नहीं पता कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए इसमें बारबेल बाइसेप्स कर्ल्स आ गए, डंबल बाइसेप्स कर्ल्स आ गए, हैमर कर्ल्स आ गए, ब्रिज कर्ल्स आ गए, इतनी सारी एक्सरसाइज है, हजारों एक्सरसाइज है, मुझे नहीं पता, पर उस मोमेंट में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप अगर आप बेसिक एक्सरसाइज करेंगे, ये जो इन मूवमेंट पैटर्न में अपनी सारी एक्सरसाइज करेंगे, आपके गोल्स आपकी सही जगह पे हैं कि जो आपके मैंने बताई थी चीज़ें, सस्टेनेबिलिटी, इंजॉयमेंट और प्रैक्टिकल होना चाहिए प्रोग्राम, ये चीज़ें, वॉल्यूम आप इनफ वॉल्यूम कर रहे हैं, आपका एफर्ट पूरा है, फ्रीक्वेंसी सही है, रैप रेंज सही है कि आप सही रैप रेंज में ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कि बताया था कंपाउंड्स को हैवी और आइसोलेशन को मॉडरेट वेट में, मीडियम रैप रेंज में, और कंपाउंड्स को हैवी और लो रैप रेंज में। तो अगर आप ये एक्सरसाइज सिलेक्शन तक सारी चीज़ें ठीक हैं
तो और आपका न्यूट्रिशन और आपका स्लीप आपकी सही पॉइंट पे है, तो आपके 80% आपको ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अगर आप इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान देंगे। मेन प्रॉब्लम आती है कि लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि कितना वर्क कर रहे हैं, उनका एफर्ट कितना है, कितनी फ्रीक्वेंसी है और किस इंटेंसिटी और किस फ्रीक्वेंसी के साथ करें। मेन प्रॉब्लम इस चीज़ में आती है, इस पर लोगों को पता भी नहीं कि वॉल्यूम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, और लोग ध्यान देते हैं कि एक्सरसाइज पे कि हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि वो कोई मेन ऐसी जादुई एक्सरसाइज मिस कर रहे हैं, ये ऐसी कि आर्नोल्ड ने तो ऐसी स्पेशल एक्सरसाइज करी कि उस वजह से उसकी ऐसी ग्रोथ हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने बेसिक्स और सही रखेंगे और एक्सरसाइज सिलेक्शन तो इन मेन मूवमेंट पैटर्न में सभी एक्सरसाइज को ट्रेन कर रहे हैं, इनफ वॉल्यूम कर रहे हैं, आपका एफर्ट सही है, आप उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 80 से 80% से भी ऊपर आप ग्रोथ देखने को मिलेंगे। सही में कोई भी मैजिक एक्सरसाइज नहीं है। आप इन चीज़ पे ध्यान देंगे तो आपको जैसे कि बताया कि 80% से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेंगे। तो अगली एक्सरसाइज, अगला मसल ग्रुप हमारे पास आता है ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स को आप मेन उस एक्सरसाइज में ट्रेन करते हैं जिसमें आप एल्बो को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये है एल्बो एक्सटेंशन, जिसमें यहाँ से आप एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसमें इतने सारी एक्सरसाइज आ गई ट्राइसेप्स के लिए, स्कल क्रशर्स, ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स प्रेस डाउन्स। तो अब वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना वर्क आपको करना है ट्राइसेप्स के लिए। अगर आपने चेस्ट के लिए 5 सेट्स किए, 3 बेंच प्रेस के, 2 डंबल प्रेस के, उसमें ट्राइसेप्स भी ट्रेन हुई, और आपको 9 सेट्स चाहिए थे ट्राइसेप्स के लिए, तो उसमें 4 सेट्स रह गए। टोटल 9 सेट्स आपने किए, 5 सेट्स आपने 5 सेट्स इनके किए, जिसमें अगर आपने लगा लिए 3 सेट्स आपने लगा लिए अपने चेस्ट, क्योंकि आपने चेस्ट के 5 सेट्स किए, उसमें से 3 सेट्स आपके ट्राइसेप्स के भी लगा लिए आपने, तो बाकी रह गए 6 सेट्स। तो आप उनकी 3 और 3 एक्सरसाइज आप ट्राइसेप्स प्रेस डाउन कर सकते हैं। 3 सेट्स ट्राइसेप्स प्रेस डाउन, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन के, और 3 सेट्स ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन के। इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। अगला मसल ग्रुप आता है जिसमें वो है हमारे पास रियर डेल्ट्स। रियर डेल्ट्स आप कौन सी मेन मूवमेंट में ट्रेन करते हैं, जिसमें आप रियर डेल्ट्स रेजिज और फ्लाइज में, यानी रिवर्स बैक डेक फ्लाई या फिर बेंड ओवर रेजिज, यानी बेंड ओवर रेजिज, जिसमें आप वहाँ अपने हाथों को रेज कर रहे हैं उस मोमेंट में कि बेंड हो गए, जिस तरीके से आप अपने रियर डेल्ट्स को ट्रेन कर सकें। और फिर आते हैं हमारे पास एब्स। मोस्ट जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को कि वो एब्स को ज़्यादा स्पेशल मसल ग्रुप मानते हैं कि एब्स के लिए तो उन्हें अलग ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एब्स भी आपको उसी तरीके से ट्रेन करना चाहिए जिस तरीके से और दूसरे मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं। एब्स कोई खास नहीं है, यही मेन लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कि एब्स के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं कि स्पेशल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप इनफ वॉल्यूम कीजिए, उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड कीजिए, अपना एफर्ट हाई रखिए, फेलियर के पास ट्रेन कीजिए, तो उसकी भी मसल ग्रोथ होगी, क्यों नहीं होगी, एब्स की भी। अगर आपको फैट है आपके तो वो तो आपके डाइट्स पे डिपेंड करेगा, पर अगर आपको एब्स की ग्रोथ करनी है कि आपके एब्स ज़्यादा बड़े हों और अच्छी तरीके से दिखें, तो जिस तरीके से आप दूसरी मसल्स को ट्रेन करें उसी तरीके से आपको एब्स को करना है कि इसकी इनफ वॉल्यूम की 9 से 10 सेट्स या 9 से 12 सेट्स की आपको 12 सेट्स करने हैं कि 10 से 20 की रेप रेंज में इनफ एफर्ट होना चाहिए आपका। और ये चीज़ें जो एब्स को जो आप मेन मूवमेंट पैटर्न जिसमें आप ट्रेन करते हैं वो है आपके लेग रेजिज, आपके सिटअप्स, क्रंचेस, यानी जिस भी एक्सरसाइज में आपका लोअर बॉडी रेज हो रही है उसमें आप अपने एक तो पहली बात जो 6 पैक होते हैं, रेक्टस, एब्डोमिनस, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं ये पूरे सारे एक साथ काम करते हैं। और जो ऐसे कहते हैं लोअर एब्स के लिए दूसरी एक्सरसाइज, ये आप पूरे एक साथ काम करते हैं। अगर आप सिटअप्स भी कर रहे हैं जो अपर एब्स के लिए एक्सरसाइज मान जाती है, उसमें भी आप अपने सारे एब्स ट्रेन कर रहे हैं, ये एक ही मसल ग्रुप है। पर आप अलग अलग एक्सरसाइज से अपर या लोअर एब्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो उसके लिए जो भी आप जिस भी एक्सरसाइज में आपके लेग रेज हो रही है, जैसे हैंगिंग लेग रेजेस, लाइन लेग रेजेस, उन चीज़ों में आप थोड़े लोअर एब्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। काम सारे कर रहे हैं पर लोअर एब्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है। तो जो मेन मूवमेंट पैटर्न है एब्स को ट्रेन करने के लिए वो है आपके लेग, जिसमें आपके लेग रेज हो रहे हैं जिसमें आपके एब्स की वजह से। और जो दूसरा मेन मूवमेंट है वो है सिटअप्स, क्रंचेस, ये मूवमेंट जिसमें आप अपने अपर बॉडी को फ्लेक्स कर रहे हैं, अपने एब्स के जरिए फ्लेक्स कर रहे हैं, जैसे सिटअप्स आगे, क्रंचेस आगे, ऐसे आपके 6 पैक्स के लिए, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स के लिए। और फिर हमारे पास आती है आपके ओब्लिक्स के लिए रोटेशनल एक्सरसाइज, जैसे बाइसिकल क्रंचेस, केबल चॉप्स, आपके ओब्लिक्स के लिए ये वेरिएशन होने चाहिए आपके एब्स की ग्रोथ के लिए। अब वो आपको कितना वर्क करना है, कितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है,
वो आप पे डिपेंड करेगा, इसलिए समझें। और काफ्स के लिए आते हैं रेजेस, सीटेड काफ रेजेस, स्टैंडिंग काफ रेजेस, डोंकी काफ रेजेस एक एक्सरसाइज होती है वो, जिसमें आप मेनली अपने बॉडी वेट को रेज कर रहे हैं अपने काफ्स के जरिए। तो ये काफ्स को मेन ग्रोथ के लिए मेन मूवमेंट पैटर्न ये आता है। और हैमस्ट्रिंग मैंने दोबारा यहाँ पे क्यों लिखा है, हैमस्ट्रिंग यहाँ पे भी था डेडलिफ्ट वेरिएशन में। तो ऐसा होता है कि जब भी आप जब भी आप कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं, लोग उस चीज़ में इतना हैमस्ट्रिंग्स को अपना ट्रेन नहीं कर पाते, उसकी इनफ वॉल्यूम नहीं परफॉर्म कर पाते। तो इसलिए हैमस्ट्रिंग्स को मैंने दोबारा इसलिए लिखा है। और उसके लिए जो एक और मेन आइसोलेशन एक्सरसाइज आती है ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें आप अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं कर पाते ओवरऑल ग्रोथ के लिए, तो आपको हैमस्ट्रिंग के लिए आइसोलेशन एक्सरसाइज भी ऐड करनी चाहिए। उसमें आती है आपकी कर्ल्स, जिसमें आप जैसे सीटेड लेग कर्ल्स या फिर लाइंग लेग कर्ल्स, जिसमें हैमस्ट्रिंग कर्ल्स जिसे हम कहते हैं, तो उसके वेरिएशन होने चाहिए आपके हैमस्ट्रिंग के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए, इसलिए मैंने इसे दोबारा ऐड किया है। तो यही था कि ये इन मेन मूवमेंट पैटर्न में आपकी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए और आपके 3 से 5 सेट्स हों, और आइसोलेशन एक्सरसाइज के 2 से 4, 2 से 3 एक्सरसाइज, 2 से 4 एक्सरसाइज। और अगर जो भी मेन मूवमेंट आपके एक मसल ग्रुप के लिए है ये, और जो भी आपके मेन मसल ग्रुप हैं उनके लिए आपकी कौन सी मेन मूवमेंट होनी चाहिए उसे ट्रेन करने के लिए, कंपाउंड्स में हॉरिजॉन्टल पुश, लेग्स क्वाड्स के लिए स्क्वाट पैटर्न होना चाहिए, हैमस्ट्रिंग के लिए डेडलिफ्ट, बैक के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पुल होना चाहिए, शोल्डर के लिए वर्टिकल पुश होना चाहिए, कंपाउंड एक्सरसाइज में ये मूवमेंट होनी चाहिए। जो आपके सेकेंडरी मसल ग्रुप रह गए उसमें बाइसेप्स के लिए कर्ल्स होना चाहिए, एल्बो के लिए जिसमें आप एल्बो एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स के लिए जिसमें एल्बो एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये चीज़ें वो आप पे डिपेंड करेगा आप कितना वर्क करना है और क्या है, और क्या आपको जैसे कि बताया कि एक्सरसाइज इज गुड या बैड नहीं होती, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के तरीके से देखिए कि आपके गोल्स के लिए क्या ज़्यादा एफिशिएंट है क्या ज़्यादा नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली आप स्पेशल एक्सरसाइज मैजिक एक्सरसाइज कोई भी नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली आपके एक्सरसाइज में दिक्कत है भी नहीं। आपके मेन प्रॉब्लम आपकी कितनी वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हैं और किस फॉर्म से आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अच्छी फॉर्म से एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा, आप अगर बाइसेप्स का झुला के कर रहे हैं तो बाइसेप्स पे आप फोकस कर ही नहीं पा रहे। तो मेन यही प्रॉब्लम आती है कि आप इनफ, चाहे आपके वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी गलत है, या फिर जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आप गलत फॉर्म से कर रहे हैं, बजाय कि कोई मैजिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आप। अब बार मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बार ये है कि प्रोग्रेशन की आपको कैसे प्रोग्रेस करनी है अपने प्रोग्राम में। तो मेन मोस्ट प्रोबेबली जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ उन्हें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा तभी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड करेंगे, और उन्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड फोर्स करना पड़ेगा, जानबूझ के ज़्यादा वेट इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप दे सकेंगे, ज़्यादा वेट इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ऐसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड काम नहीं करता है। तो आपकी किसी दिन की आप ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो, किसी दिन अच्छी ना हो, तो ये काफ़ी वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। पर बिगर पिक्चर में यानी टाइम पीरियड में कि 6 महीनों में, 1 साल में आप ज़्यादा वेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़रूर होना चाहिए। एक नेचुरल एथलीट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम के साथ हर एक एक्सरसाइज में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और आपका मेन गोल मसल ग्रोथ है, तब भी नेचुरल एथलीट के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे मेटाबॉलिक पंप और ये चीज़ें स्टेरॉइड्स वालों के लिए अच्छी तरीके से काम करता है, पर एक नेचुरल एथलीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपने सभी एक्सरसाइजेज में, सभी एक्सरसाइज का नाम लिया मैंने, आइसोलेशन एक्सरसाइज भी यानी सभी एक्सरसाइज में टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ आप ज़्यादा वेट इस्तेमाल करके कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के असल में और भी काफ़ी चीज़ें, और भी काफ़ी मेथड है प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड करने के, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ज़्यादा वेट तो है ही, और अगला हमारे पास आता है कि आप ज़्यादा रेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप खुद देखिए कि अगर आप 5 सेट्स आपको चाहिए थे शुरुआत में, आपके पुशअप्स के 5 सेट्स में आपकी सही ग्रोथ हो रही थी, 5 सेट्स आपने 15-15 रेप्स के, अगर आप 1 साल बाद भी 5 सेट्स 15-15 रेप्स कर रहे हैं तो आपके वो मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आपको रेप्स बढ़ानी पड़ेंगी उसकी, तो आप ज़्यादा रेप्स करके। अगला हमारे पास आता है कि टेम्पो, यानी आप किस स्पीड से अपने बार को लिफ्ट कर रहे हैं, अपने वेट को लिफ्ट कर रहे हैं। उसमें आप इसेंट्रिक्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपके स्ट्रेंथ बिल्ड करने में मदद करते हैं, जैसा कि पुलअप्स में हम काफ़ी ऐड करते हैं कि जंप पुलअप्स और स्लो नेगेटिव्स। इसेंट्रिक्स काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। या फिर पोजेज, आप एक पोज के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेडलिफ्ट पोजेज की, डेडलिफ्ट आपने वेट ज़मीन से उठाया, नी के नीचे आपने पोज किया 1 सेकंड के लिए और फिर दोबारा वेट उठाया। बेंच प्रेस पोजेज, बेंच आपने जब आपके वेट चेस्ट पे आ गया, आपने 1 या 2 सेकंड का पोज लिया और फिर वेट को उठाया।
तो ऐसे भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे वेरिएशन इस्तेमाल करके, स्पीड में वेरिएशन ला के। और एग्जीक्यूशन आपके मोस्ट प्रोबेबली जितने भी 50 को कितना बताऊं, मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी सभी एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि एग्जीक्यूशन आप अपना हमेशा ही इंक्रीज अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी फॉर्म को देखिए, या फिर कोई भी जिसे भी लिफ्ट करना पता है, काफ़ी अच्छे टाइम से लिफ्ट कर रहा है, आपका कोई दोस्त है, तो उससे कहिए कि मेरी फॉर्म सही है या नहीं है। आपके एग्जीक्यूशन की आपकी वीडियो बनाइए, फिर देखिए, कंपेयर कीजिए औरों से कि आपकी कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि सेम एग्जीक्यूशन होना चाहिए और किसी के, जो आपकी मेन मूवमेंट, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे डेडलिफ्ट में राउंड बैक नहीं होनी चाहिए, और कि आप ज़्यादा नी वालगस नहीं है आपके स्क्वाट्स में, कि आप स्क्वाट पैटर्न में ही कर रहे हैं, कि डेडलिफ्ट को हिंज पैटर्न की स्क्वाट पैटर्न में कर रहे हैं, डेडलिफ्ट को हिंज पैटर्न में ही कर रहे हैं कि आपके हिप्स पीछे जा रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो जिसे आप आपका कोई दोस्त है जिसे पता है कि किस तरीके से जी फॉर्म करते हैं, तो उससे बताइए, कि उससे पूछिए कि मेरी फॉर्म सही है नहीं है। एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़रूरी है, और मोस्ट प्रोबेबली कि एक्सरसाइजेज में आपको अपना एग्जीक्यूशन इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ना कि कोई स्पेशल एक्सरसाइज करने की। और ईगो लिफ्टिंग मत कीजिए, आपको सभी को पता है, पर फिर भी लोग करते हैं। इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा आप जो कर सकते हैं वो है अपनी एक्सरसाइज की वीडियो बनाइए। अगर आप अपनी एक्सरसाइज की वीडियो बनाएंगे, उसे टाइम के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे, तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो ये चीज़ ज़रूर जो काफ़ी हर एक लोग सभी इम्प्रूव कर सकते हैं, वो है एग्जीक्यूशन। और अगले चीज़ हमारे पास है मोर सेट्स, कि ये तो है ही, पर मोर सेट्स ऐड करना आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में आखिरी काम होना चाहिए। अगर आपने देख लिया कि आपका एग्जीक्यूशन सही है, आप के जो जितने भी सारी बेसिक चीज़ें, आपकी स्लीप सही पॉइंट पे है, आपका एग्जीक्यूशन सही है, और आपके न्यूट्रिशन सही पॉइंट पे है, आप इन वॉल्यूम परफॉर्म कर रहे हैं, आपका एफर्ट पूरा है, ये सारी चीज़ें जब चेक होंगी तभी आप ज़्यादा सेट्स ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप वैसे ही आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा सेट्स करूँगा तो आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए कि आप अपनी न्यूट्रिशन, स्लीप, इनफ वॉल्यूम, आपका एफर्ट, आपका एग्जीक्यूशन सही है या नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अगर जब भी अगर आपकी प्रोग्रेस में पॉज आ गया है, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए, बजाय कि ज़्यादा सेट्स ऐड करने के। ये आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि ज़्यादा सेट्स। आप सिर्फ इससे ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सेट्स करेंगे तो आपकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। सिर्फ आप अपने कैपिटल मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम के पास ट्रेन करेंगे और आप अपनी ट्रेनिंग को ख़राब ही करेंगे या नहीं। तो लास्ट काम होना चाहिए। और आखिरी हमारे पास है ज़्यादा ट्रेनिंग डेज, जो कि जब आपका लेवल चेंज होगा तभी की बात है, पर एक प्रोग्रेशन मेथड है। अगर आप बिगिनर थे और आप काफ़ी टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए, आप पहले 3 दिन ट्रेन कर रहे थे, उसमें आपको सही ग्रोथ मिल रही थी, पर आप 6-7 महीने हो गए, फिर आपको सोचना चाहिए कि अब तो आपको और ज़्यादा, आपको एक और 4 या 5 दिन आप ट्रेनिंग करने लग जाएं, बजाय कि 3 दिन के। अगर आपके पास 3 दिन का ही टाइम है तो वो भी सही है। उसी के साथ आपको फिर उसमें आप क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, अपना कैसे और टाइम आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं नहीं, या फिर एक्सरसाइज, वो उस पर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा यानी। पर ट्रेनिंग डेज ऐड करने का भी एक है ऑप्शन, पर जो कि बिल्कुल जब आप लेवल चेंज कर रहे हैं, आपको काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 महीने, तब की बात है ये भी, कि ज़्यादा ट्रेनिंग डेज ऐड करने की तभी सोचें। और एक और चीज़ है कि आप लेस रेस्ट करके, कि आप सेट्स के बीच में कम रेस्ट ले रहे हैं, तो इससे भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने जो मेन सेम वही काम आप कम समय में कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का तरीका है कि आप लेस रेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन तरीकों से आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोग्रेशन कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज सिलेक्शन तक जो भी मैंने आप ट्रेनिंग बेसिक्स में बताया, उन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपके 80% से भी ज़्यादा मसल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे कि कितने वॉल्यूम, कितनी फ्रीक्वेंसी करनी चाहिए, तो प्लीज़ वो देख लीजिए, समझे चीज़ों को। मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, एक्सरसाइज के बारे में भी, कि बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है, गुड या बैड, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एफिशिएंट इनएफिशिएंट है, मेन मूवमेंट पैटर्न में किस में आपको करनी चाहिए। और कि आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान देंगे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अगर आप उन चीज़ों को समझेंगे, तो मैं ज़रूर ही कह सकता हूँ किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्पेशल एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आपको होनी चाहिए, आप सस्टेन अपने ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट है
और प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगा सकते हैं आप अपनी ट्रेनिंग में आपकी ग्रोथ के लिए, इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपकी ट्रेनिंग में, कि ऐसा सोचना कि मेरा मेन गोल स्ट्रेंथ नहीं है, मसल ग्रोथ है। अगर ना हो फिर भी आप टाइम के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। जैसे कि बताया था कि मसल ग्रोथ के लिए मेन चीज़ है मैकेनिकल टेंशन, तो उसे प्रोवाइड करने के लिए अच्छे तरीके से तो आपको प्रोग्रेस करनी ही पड़ेगी। अगर आप 5 सेट्स कर रहे थे पुशअप्स के 15 रेप्स, तो टाइम के साथ वो आपके 15 रेप्स कुछ नहीं करेंगे, तो और ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन के लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। तो अगली वीडियो होगी रेस्ट और टेम्पो पे, कितना रेस्ट लेना चाहिए सेट्स के बीच में और किस स्पीड से आपको वेट को उठाना चाहिए। और अगर आप जो अभी तक चीज़ें बताई है इन चीज़ों को भी सही करेंगे तो आप ये लगा सकते हैं आपके सारे बेसिक्स और आपके 80 से 90% तक का आपका सारा आपका ट्रेनिंग का काम हो चुका है। आप एक्सरसाइज सिलेक्शन तक भी आप अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे तो आपके 90% तक आपकी ग्रोथ इन चीज़ों पे हो जाएगी। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे बजाय कि रेस्ट और टेम्पो इन पे, तो जो बाकी के अगर जो आप बिल्कुल ऑप्टिमल करना चाहते हैं, अपने बिल्कुल जितना हो सके उतना इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें।